तो क्या इंडियन फुटबॉल टीम 60 साल बाद एक बार फिर से दुनिया के सामने हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है? अब ये मेरे को तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे 2023 का साल इंडियन फुटबॉल के लिए काफ़ी बढ़िया रहा। चाहे हम यहाँ पर विजन की बात करें, चाहे हम ऑन पिच परफॉर्मेंस की बात करें, या फिर हम बात करें ऑफ द पिच कंट्रोवर्सीज की, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर AFC एशिया कप ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडियन फुटबॉल को यूनाइट करने में, एक्साइट करने में और कहीं ना कहीं उस पर बात करने में। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं उन सारी ही डिटेल्स की जो कि तुमको यहाँ पर इस पूरे टूर्नामेंट के रिगार्डिंग हमको क्या समझना है, किस चीज़ को देखना है और क्या ये टूर्नामेंट कितना सिग्निफिकेंस रखता है इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन फुटबॉल एशिया कप में 60 साल बाद क्या वही परफॉर्मेंस वापस से दोहरा सकता है जो कि उसने 1964 में। और यहीं से ही हम अपने 4 पॉइंट्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जहाँ पर पहला पॉइंट होगा कि हमने इस टूर्नामेंट में उखाड़ा कितना है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या 2024 की अगर हम बात करें पास्ट परफॉर्मेंस के बाद, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्या 2024 में इंडियन फुटबॉल टीम से हम कुछ अलग हटके कुछ जादूगर वाला एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर 2011 की कहानी हमको देखने को मिलेगी? क्या 2019 में भी हमने पार्टिसिपेट किया था? और चौथा, इंडियन फुटबॉल फैंस को यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कैसी रखनी चाहिए और रियलिटी इस समय क्या है, इसके बीच का लिंक हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अपनी हिस्ट्री की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम 5वीं बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले। 1964 में हमने पार्टिसिपेट करा था, 1984 में, उसके बाद यहाँ पर 2011 में, 2019 में और अब 2024 में। 1964 में ये टूर्नामेंट वैसे तो 12-16 टीम्स का होने वाला था, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द टूर्नामेंट जो नेशंस थे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ऐसे में सिर्फ 4 ही टीम थी और इंडिया यहाँ पर होस्ट नेशन से ही हार गया था। अब इजराइल यहाँ पर अब यूरोपियन एसोसिएशन में, लेकिन उस टाइम यहाँ पर एशियन एसोसिएशन में था, और यहाँ पर उस टाइम राउंड रॉबिन का एक सिस्टम था जिसके चलते यहाँ पर इंडिया सेकेंड फिनिश कर रहा था और यहाँ पर रनर्स अप की ट्रॉफी उन्होंने उठाई थी। इसके बाद अगर 1984 की बात करें तो 20 साल वेट करना पड़ा इंडिया को इस टूर्नामेंट में वापस से भाग लेने में, और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस थी वो कोई खास नहीं थी बल्कि बेकार ही थी। लेकिन एशिया कप की हिस्ट्री में इंडिया की सबसे बेकार परफॉर्मेंस आती है 2011 में। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पर। सुनील छेत्री ने 2011 में भी स्कोर किया था, 2019 में भी स्कोर किया था, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 2024 में भी स्कोर करने वाले हैं, और वो यहाँ पर डेफिनेटली एशिया कप की हिस्ट्री में काफ़ी बड़े सिग्निफिकेंट प्लेयर हैं, चाहे हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें या फिर बात करें हम यहाँ पर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। इसी के साथ अगर 2011 की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से ठुके थे हम, बहरीन से भी हम हारे थे और यहाँ पर साउथ कोरिया से भी हारे थे। 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया का थाईलैंड को जब 4-1 से हराया था, वो मैं सही बताऊँ एज एन इंडियन फुटबॉल फैन मेरा वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स था। मतलब जिस तरीके से यहाँ पर क्राउड रिएक्ट कर रहा था, जिस तरीके से यहाँ पर वो स्टेडियम में माहौल था, वो मैच था, भूल गया था मैं, पता भी नहीं था सही बताऊँ तो इतना कि क्या स्टोरी है, क्या डेवलपमेंट है, इतना कहाँ ध्यान रहता है। वहाँ पर वो मैच एक पूरे फैन पर्सपेक्टिव से बहुत मज़ा कर गया था। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर UAE से हार गए थे, और जहाँ बहरीन के साथ हमको एक पॉइंट चाहिए था लास्ट मोमेंट में, वहाँ पर हम मैच हार कर 4th आए थे और हम नॉकआउट से इतनी इंचेस दूर से बाहर हो गए थे। तो सही में अगर 2024 की बात करें तो एक ऑप्टिमिज्म तो है, एक एक्साइटमेंट तो है, और इंडियन फुटबॉल टीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ी चीज़ जो है कि ये हमको देखने को मिला है कि 2024 के इस एशिया कप में इंडियन फुटबॉल टीम ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स के एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण के साथ उतरने वाली है। यहाँ पर आपके पास वो एक्सपीरियंस प्लेयर भी है जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब बड़ी बड़ी टीम्स होती है ना, उनके सामने आपको वो प्लेयर्स चाहिए होते हैं जिस पर आप रिलाय कर सकते हो, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डरते नहीं है। अब देखो, डरना एक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से आप रेफर कर सकते हो। और साथ ही साथ हम यहाँ पर यंग टीम को भी उतार रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हमारे पास वो प्लेयर्स हैं जिनको रिसेंट टाइम में इंडियन फुटबॉल ने और ISL ने यहाँ पर काफ़ी सही से डेवलप किया है। अगर टीम प्रिपरेशन की बात करें, न्यूज़ की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर गोलकीपर है, गुरप्रीत सिंह है, और उसके बाद अमरिंदर है। दोनों ने, अमरिंदर ने यहाँ 2017 के बाद से डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन गुरप्रीत की ऐसी परफॉर्मेंस आती है कि यहाँ पर किसी और गोलकीपर को ज़्यादा चांस नहीं मिलता, डिस्पाइट कि अमरिंदर ने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। चाहे हम यहाँ पर अपने डोमेस्टिक फुटबॉल की बात करें या फिर जितने भी 10, 15, 17 गेम यहाँ पर खेले हैं नेशनल टीम के लिए, वहाँ पर भी अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए। सेंटर बैक की बात करें, देखो यहाँ पर अनवर अली इंजर्ड है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि अनवर अली और संदेश झिंगन एक ऐसा प्लेयर है जो कि इंडियन फुटबॉल टीम मतलब
बिना हेजिटेट करे किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उतर सकती है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हम यहाँ पर भी संजय जिंगन यहाँ पर ऑफकोर्स अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर रहेंगे, राहुल बेके और महताब सिंह में यहाँ पर डेफिनेटली एक बैटल तो होने वाला है, जिसमें अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें और ईगो स्टिमैच के एटीट्यूड की बात करें तो राहुल बेके को यहाँ पर ग्रीन लाइट मिल सकती है। लेफ्ट बैक की बात करें तो यहाँ पर आकाश मिश्रा है और राइट बैक की बात करें तो यहाँ पर निखिल पुजारी है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं जिन्होंने ना ही सिर्फ इंटरनेशनल फुटबॉल में बल्कि डोमेस्टिक फुटबॉल में अपने आप को काफ़ी सही प्रूव किया है। मिडफील्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर टैलेंट का अबंडेंस है। यस ऑफ कोर्स जैक्सन सिंह यहाँ पर इंजर्ड है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ऑफ कोर्स आप देखो यहाँ पर हम डबल पिवट के साथ जा रहे हैं, सिंगल पिवट नंबर 8 और नंबर 10 के साथ भी हम जा रहे हैं, लेकिन जो मेरे को लगता है कि 3 मिडफील्डर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं इस पूरे टूर्नामेंट में वो है अपूया। मेरे को लगता है कि अपूया को आप ड्रॉप कर सकते हो। जो कंट्रोवर्सी हुई थी यहाँ पर ईगो स्टिमैच अपूया के बीच में वो दैट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपूया को आप बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते हो। अगर रिसेंट टाइम में अगर हम AFC चैंपियंस लीग की बात करें वहाँ पर भी मुंबई सिटी से अगर कोई एक प्लेयर जो कि सबसे ज़्यादा शाइन कर रहा था वो अपूया ही था। अपूया को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। वांगजाम की बात करें तो जिस तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रही है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आप सहाल अब्दुल को यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन वो इंजर्ड है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर ब्रैंडन फर्नांडिस को मौका मिलने वाला है। एंड ऑफ कोर्स अनिरुद्ध थापा भी हमारे पास है और बाकी के प्लेयर्स भी हमारे पास इस समय मौजूद हैं। विंगर्स की बात करते हैं तो जैसा मिडफील्ड है मेरे को लगता है उससे एक लेवल ऊपर का टैलेंट हमारे पास विंगर्स में भी है, और मेरे को आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है कि विंगर इस पूरी इंडियन फुटबॉल टीम में अपार्ट फ्रॉम सुनील छेत्री और यहाँ पर संजय जिंगन, गुरप्रीत, अगर एक प्लेयर जो कि सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट परफॉर्म करता है और हर एक मैच के रिव्यू में मैं एक ही तारीफ करता हूँ तो दैट इज चांगटे राइट विंग पे मेरे को लगता है कि अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर है। यस, हमने ईगो स्टिमैच को थोड़ा सा ट्विक करते हुए देखा है कि यहाँ पर मनवीर को डालना है कि यहाँ पर चांगटे को डालना है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट कि क्या माइनर ट्विक्स होंगे, मेरे को लगता है कि चांटे यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड रहने ही वाला है और उधर से हमको यहाँ पर नावरे महेश मिलने वाले हैं। अगर बाकी की बात करें तो उदांता सिंह है, राहुल केपी है और यहाँ पर मनवीर सिंह है। अगर नंबर 9 की बात करें तो ऑफकोर्स इट्स सुनील छेत्री जो कि कैप्टन होने वाले हैं इस टीम के, और अभी भी उनकी जो फिटनेस है, अभी भी उनका डेडिकेशन है, अभी भी उनका जो यहाँ पर कमिटमेंट है इस टीम को लेके वो अनबीटेबल है। ईशान पंडिता को यहाँ पर रखा गया है एज अ सब्स्टिट्यूट, और देखो ईशान पंडिता ने इतना रेगुलर फुटबॉल नहीं खेला है, लेकिन मेरे को लगता है कि एक सरप्राइज पैकेज की तरह हम उनको देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी टीम जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर गो थ्रू करवाया है, ये टीम ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये टीम में हमारे पास एक्सपीरियंस है, ये टीम में हमारे पास यंग प्लेयर्स का एक जत्था है, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है। लेकिन वही है ना, अपनी टीम तो अच्छा है लेकिन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का एक लिंक बनाने के लिए आपको गिरबान में झांकना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा ओपोनेंट को वॉच तो करना पड़ेगा। देखो, उज्बेकिस्तान की बात करें, सीरिया की बात करें और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तीनों ही कंट्रीज की अपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और हमको इसमें कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है किससे सबसे ज़्यादा डरने की जरूरत है, और वो है ऑस्ट्रेलिया जिससे हमारा पहला मैच है। राउंड ऑफ 16 में गए थे वर्ल्ड कप में, तो ऑफ कोर्स अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ है। उस टूर्नामेंट के वो लास्ट 16 में गए थे जिस टूर्नामेंट को आज तक हमने नहीं खेला। AFC चैंपियंस भी बने हुए हैं 2015 के। उसके बाद यहाँ पर अगर फ्रेंडलीज की बात करें तो इंग्लैंड के साथ खेल लिए, मैक्सिको के साथ खेल लिए और यहाँ पर अर्जेंटीना के साथ खेल लिए। नहीं जीते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि कितना एक्सपीरियंस उन्होंने देखा है और रिसेंट टाइम्स में फ्रेंडलीज में तोड़ रहे हैं दबादब। यहाँ पर यूरोपियन फुटबॉल एक्सपीरियंस है उनके प्लेयर्स के पास, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, देखो ऑफ कोर्स सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं, खुद अगर सुनील छेत्री की बात करें तो वो भी कहते हैं कि ये सब मान के चल रहे हैं कि हम टूटेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर इंडिया रिजल्ट निकाल लेती है, वो एक पॉइंट भी अगर निकाल लेती है, दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल की। अगर हम इंटरनेशनल मेजर टूर्नामेंट्स की बात करें, यहाँ पर अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो रिसेंट टाइम में अगर सेंट्रल एशिया की बेस्ट टीम निकल के आ रही है। अगेन अगर आप उनकी AFC रैंकिंग की बात करोगे, अगर आप उनकी वर्ल्ड रैंकिंग की बात करोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक टॉप 10 में, एशिया में टॉप 10 में है और यहाँ पर टॉप 70 में वो वर्ल्ड रैंकिंग में है। रिसेंट टाइम में उन्होंने भी यहाँ पर मैक्सिको को खेला है, ईरान ने खेला है, USA को खेला है और चाइना को खेला है। सीरिया की बात करें, देखो सीरिया का जो मैनेजर है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड है और सीरिया एक आप कह सकते हो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि सीरिया जहाँ एट द एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी ओपोनेंट पे, लेकिन वो आपको चांस भी देता है कि आप हरा भी सकते हो। इंडिया कैन बीट सीरिया, और नेहरू कप की तो मेरे को बात याद दिला देनी चाहिए क्योंकि सीरिया के साथ हमारा काफ़ी अच्छा से राइवलरी है। हम लीग में आ रहे थे
मैच में आ रहे थे हम यहाँ पर नेहरू कप में, और फिर फाइनल में ही यहाँ पर सुनील छेत्री ने तोड़ा भी था नेहरू कप में। और 2009 का वो मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच बताया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर वो मैच टर्न आउट होता है, पेनल्टी शूटआउट में इंडिया ने हराया था। मैं क्यों तुमको बता रहा हूँ कि इन सारी टीम्स की फ्रेंडलीज वो इसलिए क्योंकि गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इंडिया ने एक भी मैच बिल्डअप में नहीं खेला। अब देखो रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर बताया गया कि चाइना के साथ हमारा फ्रेंडली मैच तय था, लेकिन आईएसएल के शेड्यूल के साथ यहाँ पर हम कोप अप नहीं कर पाए और इसलिए फ्रेंडली हमको कैंसिल करना पड़ा। एट द सेम टाइम चाइना पीआर ने अपना गेम खेला। चाइना पीआर ने इंडिया के साथ नहीं खेला बल्कि कहीं और जाके फ्रेंडली खेला, लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंडली खेले। मेरे को ये इसलिए भी हाईलाइट करना जरूरी है क्योंकि हमको नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मैनेजर ईगो स्टिमैच ने बार बार इस चीज को बोला है कि भाई इंडिया को प्रिपरेशन का टाइम और इंडिया को प्रैक्टिस की जरूरत है। इंडिया ऑफ कोर्स फेवरेट्स नहीं है, लेकिन इंडिया को अगर छाप छोड़नी है, अगर इंडिया को एक अंडरग्राउंड डार्क हॉर्सेस वाली परफॉर्मेंस देनी है, तो उसके लिए पर्याप्त प्रैक्टिस, पर्याप्त यहाँ पर टैक्टिक्स इंप्लीमेंटेशन, और आपको यहाँ पर सामने वाले ओपोनेंट्स से खेलना पड़ेगा। और ये हमने अभी नहीं करा। एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते, जैसे मैंने तुमको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की बात की है। ईगो स्टिमैच ने अपने इंटरव्यू में कहा कि देखो ऑप्टिमिज्म है, एक्साइटमेंट भी है, और डेडिकेशन और कमिटमेंट में भी कोई कमी नहीं पड़ने वाली, लेकिन हमसे कोई वंडर्स की उम्मीद मत करो। देखो जहाँ एट द सेम टाइम थोड़ा डिसहार्टनिंग है कि आपका मैनेजर ही थोड़ा सा डाउन प्ले कर रहा है, ये शायद से ज़रूरी भी है कि हमको आंखों पे पानी डाल के थोड़ा सा आंखें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया से हम एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 2019 में भी हम लास्ट आए थे, 2011 में भी हम लास्ट आए। 2011 में तो हमको एक पॉइंट भी नहीं मिला था, 1984 में भी कुछ नहीं उखाड़ा था, और अब 5वीं बार हम यहाँ पर खेलने जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल्स? देखो यहाँ पर नॉकआउट में जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर इंडिया की करंट परफॉर्मेंसेस को देखें। हमको नहीं भूलना चाहिए कि 2023 में हमने यहाँ पर साफ चैंपियनशिप जीता, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप देखा, लेकिन फिर हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रिसेंट टाइम में अगर इंडियन परफॉर्मेंस की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा खास नहीं गई है। थाईलैंड से भी हम हारे थे। उसके बाद हम यहाँ पर मर्देगा कप में भी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। यस, हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में एक गेम ज़रूर जीते, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर कतर से हार गए, तो वो एक बड़ी दिक्कत की बात तो है। सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि इंडिया को नॉकआउट में जाने के चांसेस कितने हैं और कैसे हैं। देखो मैं तुमको फॉर्मेट बहुत सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। यहाँ पर 6 ग्रुप्स हैं, और यहाँ पर जो टॉप 2 टीम्स होंगी हर ग्रुप में, वो डेफिनेटली यहाँ पर ऑटोमेटिकली नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, और यूरोस का ये पूरा सिस्टम अपनाते हैं। जैसे ही यहाँ पर टॉप 2 टीम्स क्वालिफाई कर गई, जो 6 में से 4 थर्ड बेस्ट टीम्स होंगी गोल डिफरेंस पे, वो यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगी। इसका मतलब सारी की सारी बॉटम टीम्स नॉकआउट हो जाएंगी, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पर जो 2 सबसे वर्स्ट गोल डिफरेंस के साथ होगी थर्ड प्लेस पे, वो भी एलिमिनेट हो जाएगी। इंडिया को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनको इस 3 गेम में से एटलीस्ट एक गेम तो जीतना ही पड़ेगा अपने गोल डिफरेंस को बराबर करने के लिए। ऐसे में वो यहाँ पर ये भी ड्रॉ कर सकती है, ये भी मेक श्योर कर सकते हैं कि वो तीनों के तीनों ही मैच ड्रॉ कर जाए, लेकिन यहाँ पर एक मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम उनको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक ऐसी टीम ग्रुप में हो जो कि अपना एक भी मैच ना जीते। इस बेसिस पे यहाँ पर इंडिया नॉकआउट्स में क्वालिफाई कर जाएगी। देखो यहाँ पर इंडिया के नॉकआउट्स में क्वालिफाई करने के काफ़ी अच्छे चांसेस है, चाहे हम अपने डिफेंसिव ओरिएंटेशन की बात करें। ईगो स्टिमैच के अंडर काफ़ी बढ़िया रहा है। खैर मैं बता दूं कि ईगो स्टिमैच के अंडर जब हम यहाँ पर ईगो स्टिमैच ने मैनेजर बने थे, तब भी हम यहाँ पर सेंचुरी के आसपास ही घूम रहे थे, और अब भी हम सेंचुरी के आसपास ही घूम रहे हैं 102 पे। लेकिन डेफिनेटली ईगो स्टिमैच के अंडर जो हमारी परफॉर्मेंसेज आई है वो काफ़ी इंकरेजिंग आई है, और काफ़ी यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथनिंग वाली आई है कि आप सपने देख सकते हो। मेरा बस यहाँ पर इंडियन फुटबॉल फैंस को ये कहना रहेगा कि आई थिंक नॉकआउट इज़ द फर्स्ट एंड मे बी द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव जो कि इंडियन फुटबॉल टीम इस समय देख रही है, क्योंकि नॉकआउट्स में इट्स समवन्स गेम। हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि शायद से किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को लटका सकती है गेम में, लेकिन उसके लिए हमको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए। 10 दिन 13, 18 और 23 इनमें से एक मैच हमको जीतना है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैं यहाँ पर जीतना प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, बिकॉज ऑफ कोर्स थोड़ा सा रिस्पेक्ट डालना पड़ेगा, लेकिन हम अपने आप को बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ा सा लक, और यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया को बीट ऑफ कोर्स लाइक 1 पॉइंट तो अचीव कर ही सकते हैं, और उस चीज़ के लिए अपन इंडिया के साथ है।